वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं उन्नत कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स में फेनमैन का लेक्चर देख रहे थे कि आखिर उनका देखने का, फिजिक्स को बताने का, समझाने का नजरिया क्या था, किस प्रकार से वो फिजिक्स को देखते थे और किस प्रकार से फिजिक्स को वो एक्सप्लेन करते थे। तो एकदम स्टार्ट से फिजिक्स को समझने वाले हैं और एक हायर लेवल तक हम लोग फिजिक्स को समझने वाले हैं। तो आज हमने न्यूक्लियाई एंड उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर बना किससे है? वो शक्तिशाली एनर्जी जो एक एटॉमिक बॉम्ब में होता है, वो आखिर आती कहां से है? आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की और जानेंगे कि ये दुनिया इतनी अजीब और रहस्यमयी क्यों है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है। न्यूक्लियस, व्हाट आर न्यूक्लियस मेड ऑफ? न्यूक्लियस किससे बना होता है, कैसे बना होता है, उसके अंदर होता क्या है? तो बता, हम सब जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस सिर्फ एक खाली स्पेस नहीं है, बल्कि यहां चल रही होती है जबरदस्त फिजिक्स। ये फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है, ये हम जानते हैं। और इन दोनों को जोड़े रखने वाला जो फोर्स इतनी ताकतवर होती है कि जब इसे रिलीज किया जाता है तो ये एनर्जी का लेवल असाधारण होता है। यानी अगर हम एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और टीएनटी टीएनटी एक्सप्लोजन को कंपेयर करें, टीएनटी जो आप आरडीएक्स से बम छोड़ते हैं उसकी हम कंपेरिजन कर रहे हैं और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का कंपेयर कर रहे हैं, तो एटॉमिक बम की एनर्जी जो होगा वो टीएनटी से कम लाख गुना से ज्यादा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब में कितनी एनर्जी होती है। अगर एक आप इस प्रकार से एक्सप्लोजन देखते हैं जहां पे बम बारूद फूट रहा है वो देखते हैं, उसके तुलना में न्यूक्लियर बम जो होता है उससे 1 लाख गुना ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि न्यूक्लियस में ये पार्टिकल्स आपस में चिपके कैसे होते हैं। हम जानते हैं हम जानते हैं कि हमारा जो एटम है, एटम का जो मैक्सिमम मास होता है, ठीक है, एटम का जो मैक्सिमम मास होता है उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है। और उसका जो सेंटर होता है, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वहां होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम यहाँ पे न्यूक्लियस की बातें कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की बातें नहीं कर रहे हैं। तथा प्रोटॉन पे होता है सर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ये हम लोग जानते हैं पहले से ही, ठीक है। लेकिन बात हम इसकी नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन आखिर न्यूक्लियस के अंदर है कैसे। कहता कैसे है सर, है तो है। कहता नहीं हो सकता है। कहता प्रोटॉन प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा और रिपेल करेगा तो धकेल के वहां से भगा देगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? कहता ऐसा होता नहीं है सर। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब मिल बैठ के अच्छे से अच्छे बच्चे की तरह रहते हैं। तो सवाल यही बनता है कि आखिर इन सारे जो पार्टिकल्स हैं इसको पकड़ के कौन रखे हुए हैं, ये चिपके हुए कैसे हैं, इन्हें कौन सा फोर्स जोड़े रखती है, ये हम लोग जानने वाले हैं। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं यूकेवा का पार्टिकल और न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। कहता है ये सर यूकेवा क्या है और किसके आप पार्टिकल्स की बात कर रहे हो और न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसको हम देखने वाले हैं। कहता है अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को देखें तो उसके इंट्रैक्शन के लिए एक फोटोन होता है। इसी तरह एक साइंटिस्ट यूकेवा, यूकेवा कौन है जी? कहता है एक साइंटिस्ट है यूकेवा, इससे चलना बंद हो गया, यूकेवा। यूकेवा ने कहा कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच भी एक फील्ड होना चाहिए। उन्होंने इमेजिन किया, सबसे पहले यूकेवा ने इमेजिन किया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक फील्ड होना चाहिए जो जिंगर करने पर एक पार्टिकल जैसा बिहेव करता होगा। पर अब मजेदार बात देखो, यूकेवा ने जो प्रिडिक्शन किया था, जो प्रिडिक्ट किया था कि ये पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन से कम से कम, इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन है इससे 200 से लेकर 300 टाइम्स होगा, 200 से 300 गुना होगा। और कॉस्मिक रेज में एक ऐसा पार्टिकल मिला भी, ठीक है, कॉस्मिक रेज में
जो कॉस्मिक रे निकल रहा था, उस कॉस्मिक रे में, अगर हम कॉस्मिक रे की बात करें, इन्होंने अनुमान किया था, पर कॉस्मिक रे में आपका एक ऐसा पार्टिकल मिला भी हमें, लेकिन अफसोस वो पार्टिकल गलत निकला। इसे कहा गया म्यूमोसॉन। इसे क्या कहा गया जी? तथा इसे कहा गया आपका म्यूमेसॉन। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम दिया गया, वो नाम दिया गया आपका म्यूसॉन। ठीक है, तथा उस पार्टिकल जो मिला हमें, ठीक है, कॉस्मिक रे में, उसका हमने नाम दिया म्यूमोसॉन मेसॉन या फिर म्यूसॉन। ठीक है, लेकिन साइंस ने अभी नहीं हार माना। ठीक है, साइंस में तरक्की चलता रहा, यहीं पे साइंस रुक नहीं गया। ठीक है, लेकिन साइंस ने हार नहीं मानी। और बात करें 1947-48 का, जब भारत स्वतंत्रता का संग्राम लड़ने में लगा हुआ था, ठीक है, आजादी के लिए लड़ रहा था, तो उस वक्त साइंस काम अपना कर रहा था, और उस वक्त एक और पार्टिकल का खोज हुआ जिसको हम कहते थे पी मेसॉन। ठीक है, पी मेसॉन, जिसको हम लोग एक और नाम से जाना, पियोन के नाम से हमने जाना। किस नाम से? पियोन के नाम से जाना। पियोन नाम का पार्टिकल मिला जो सही निकला। ठीक है, जो वक्त की बातें कही गई थी, यूकेवा ने कहा था, जो सबसे पहले प्रिडिक्शन उन्होंने किया था, लेकिन उनकी जो प्रिडिक्शन थी वो सही नहीं निकला। लेकिन बाद में चीजों को और ढूंढा गया, और तरह तरह की चीजें हमें पता लगी, और हमें पी मेसॉन के बारे में जानकारी लगा। क्वांटम न्यूक्लियर डायनेमिक्स में फंसा मामला। तथा अब आप सोच रहे होंगे कि वाह, अब क्लियर हो गया, लेकिन नहीं, यहां किस्मत ने हमें धोखा दे दिया। हम सोच रहे थे पहले तो के बाद ने कहा नहीं मिला हमें। ठीक है, उसके बाद हमें लगा कि पियोन जैसा पार्टिकल मिला तो काम हमारा बन गया। ठीक है, जब ये सोच रहे थे तभी हमें धोखा हो गया। कहता क्या धोखा हुआ? कहता क्वांटम न्यूक्लियर डायनेमिक्स की कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आज तक कोई साइंटिस्ट इस थ्योरी को पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर पाया। क्या मतलब? हमारे पास एक थ्योरी है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह सही है या गलत है। ठीक है, हमारे पास थ्योरी तो है, तो उस थ्योरी सही है या गलत है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं था। अब था कॉस्मिक रेज और नए पार्टिकल का धमाका। कहता है कि जब तक फिजिस्ट थ्योरी में उलझे रहे, एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने कॉस्मिक रेज में एक और बड़ा धमाका कर दिया। ठीक है, उन्होंने ढेर सारे एक्स्ट्रा पार्टिकल्स खोज निकाले। यहां लोग थ्योरी देने के चक्कर में थे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या है इसका रीजन ढूंढने की। भाई चीजें तो हमारे, फिजिक्स तो हमारे सामने हो रही होती है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल करने वाले लोग होते हैं जो नए नए चीजों को खोज निकालते हैं कि ये भी चीज हो रहा है, ये भी चीज है, इसके बारे में बताओ, ये क्या है, वो क्या है, ये कहां से आया, वो कहां से आया। ये तो प्रैक्टिकल करने वाले लोग नए नए सवाल निकालते रहते हैं, और थ्योरी देने वाले लोग का माथा पच्ची होते रहता है कि ले अब कहां से लाएंगे। ठीक है, तो यही चीज यहां हो रहा था कि जहां पे थ्योरिस्ट, जो थ्योरी देने वाले फिजिस्ट थे, वो उलझे रहे कि इसके किस कारण से ऐसा हो रहा है। वही एक्सपेरिमेंट करने वाले जो फिजिक्स फिजिक्स के विद्यार्थी थे, ठीक है, उन्हें कॉस्मिक रेज को ढूंढा और एक बड़ा धमाका किया, क्योंकि उसमें ढेर सारे नए नए पार्टिकलों का उन्होंने खोज कर लिया। ठीक है, ढेर सारे नए पार्टिकल्स खोज के लाए। अब हालात ये है कि हमारे पास लगभग 30 से ज्यादा, कितना कहता 30 से ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स है। कहता फंडामेंटल पार्टिकल, कहता तुमने 3 ही ना पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहता यहाँ पे हमारा ये स्थिति है कि अभी के समय में हमारे पास 30 से ज्यादा, ठीक है, 30 से ज्यादा हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और हमें अभी तक नहीं पता कि इन सब का आपस में क्या कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि देखो एक और दो जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, दो तीन गो है, तो सबका सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है सर, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है सर, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है सर, इलेक्ट्रॉन मासलेस लगभग होता है सर, बहुत कम मास होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। ये सब तब ना पढ़ पाए जब 3 ही पार्टिकल था, लेकिन 30 पार्टिकल रहेगा और बच्चा को तुम पढ़ाने जाओगे तो कहेगा कि बेकार में आइंस्टीन पैदे ले लिया, ना पैदा लेता ना हमारा पढ़ाई पढ़ता। ठीक है, तो हम तो ये बेचारा इतना मेहनत कर करके खोजता है, हमें लगता है, बच्चे क्या कहते हैं कि पैदा अगर न्यूटन नहीं लेता तो हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ता। ये मेंटेलिटी की थॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि चीजों को तुम कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हो।
तो 30 पार्टिकल को अगर पढ़ाना है बच्चों को तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से ना पढ़ाना पड़ेगा जी। जैसे पीरियोडिक टेबल ही देख लो, कहता उसमें क्या किया हमने कि हमारे पास ढेर सारे एलिमेंट खोजा रहा था सर, तो एलिमेंट के सारे का प्रॉपर्टी की पढ़ाना तो ही है, सारे का प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो बच्चा पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, याद रख पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल बनाया। कहता पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया, ताकि एक ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट थे वो सेम प्रकार का केमिकल रिएक्शन दिखाता था। ठीक है, पहला ग्रुप वाले थे जो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता था, ठीक है, फिर दूसरा ग्रुप वाला था 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता था, तो एक प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता था। तो उसी प्रकार से हमें भी एक टेबल चाहिए। ठीक है, तो 30 पार्टिकल का प्रॉपर्टी हम याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमको टेबल चाहिए कि इस ग्रुप में जो है वो एक प्रकार का प्रॉपर्टी रखता है, इस ग्रुप में जो इस एक प्रकार का, इस ग्रुप में, ये सब याद रखना हमारे लिए आसान होगा। 30 पार्टिकल के प्रॉपर्टी को कौन याद रखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका तकलीफ होना शुरू हो गया। यानी सिचुएशन ऐसा है कि जैसे एक डिटेक्टिव के पास 30 अलग अलग क्लू है। ठीक है, 30 अलग अलग क्लू है, पर कहानी का असली कातिल कौन है ये अब तक मिस्ट्री बना हुआ है। ठीक है, नए चीज ढूंढते जा रहे हैं लोग, नए नए पार्टिकल ढूंढा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी जो हम क्वेश्चन ढूंढ रहे थे उसका जवाब हमारे पास अभी भी नहीं। हम अभी भी खोज में हैं कि मेंडलीव की तरह कोई चार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहता जस्ट लाइक मेंडलीव, जिस प्रकार से मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई बनाई ना, जिसको तुमने पढ़ा, याद भी किया। ठीक है, तो सबसे पहले मेंडलीव ने, ठीक है, मेंडलीव ने जो था वो पीरियोडिक टेबल बनाया था। ठीक है, बनाई थी। वैसे ही फिजिस्ट का भी ऐसा टेबल खोज रहे हैं, फिजिस्ट भी क्या कर रहे हैं कि ऐसा टेबल बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे टेबल खोज रहे हैं जो इन पार्टिकल्स के बीच रिलेशन को समझा सके। ठीक है, कहता है गिलमान और निलिज्मा। ठीक है, गिलमान और निलिज्मा ये है आपके गिलमान और निशिज्मा। कहता इन्होंने क्या किया कि गिलमान और निशिज्मा ने ऐसी क्लासिफिकेशन बनाई जिसमें एक नया क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था स्ट्रेंजनेस। ठीक है, क्या नाम था जी, कहता स्ट्रेंजनेस। एक नया ही नंबर इन्होंने बताया। भाई नया नया चीज पढ़ना पड़ रहा है जी, तो नया नया चीज पढ़ना पड़ रहा है तो नया नया चीज जानना पड़ेगा ना, उसके लिए ऐसे काम नहीं ना चलेगा। उसको एक्सप्लेन करने के लिए नए नए टर्म्स भी, नए नए मैथमेटिक्स भी आएगा पिक्चर में। तो कहता है ये स्ट्रेंजनेस था क्या जी, कहता है स्ट्रेंजनेस जो था यह एक यह एक नंबर इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह बिहेव करता है और न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व रहता है। जो स्ट्रेंजनेस है वो क्या है जी, कहता है ये एक नंबर इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह बिहेव करता है और न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व रहता है, लेकिन यह पूरी तरह से मिस्ट्री सोल्व नहीं कर सका। इससे भी हमारा मिस्ट्री पूरी तरह से सोल्व नहीं हो पाया। तब पिक्चर में आया कुछ और पार्टिकल्स, लेप्टॉन्स, वो पार्टिकल जो न्यूक्लियर फोर्स को अवॉइड करता है। ठीक है, तो कुछ और ही पार्टिकल पिक्चर में आए, कुछ और ही कॉम्प्लेक्सिटी आता है गया। हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे या कॉम्प्लिकेसिटी बढ़ता जा रहा था, नए नए पार्टिकल्स पैदा होते जा रहे थे, एक का सुलझ नहीं रहा था मिस्ट्री कि नए नए पार्टिकल्स मिल जा रहे थे। कहता अब एक और ट्विस्ट सुनो, कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जिसका न्यूक्लियर इंटरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इन्हें हम कहते हैं लेप्टॉन्स। क्या कहते हैं इसको, लेप्टॉन्स, LEPTONS, लेप्टॉन्स। ठीक है, लेप्टॉन्स बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी भी, कहता है लेप्टॉन्स की बात कर रहे हैं। कहता लेप्टॉन्स में सीधे कूद के क्यों चले गए जी, कहता हम काम का चीज जो तुम जान ही रहे हो, जिसका चर्चा हम पहले कर चुके, उसी को बार बार क्या चर्चा करते रहे। हम चर्चा कर रहे हैं लेप्टॉन्स की। कहता लेप्टॉन्स में कौन कौन आता है सर, ठीक है, कहता है कि जो न्यूक्लियर इंट्रैक्शन से जिसका कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसे पार्टिकल्स को ही हम बोल रहे हैं क्या जी, कहता ऐसे पार्टिकल को ही हम लोग लेप्टॉन्स बोल रहे हैं। और लेप्टॉन्स में आता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रिनोन। ठीक है, न्यूट्रिनो का नाम तुमने सुना होगा, जबकि रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा तो न्यूट्रिनो का नाम सुना होगा। इसको न्यू से दिखाते हैं। ठीक है, कहता है ये क्या होता है सर,
कहता है अगर इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जिसका बहुत मास जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। कहता है कि म्यून क्या होता है सर, कहता है इलेक्ट्रॉन को जैसे आप दिखाते हो ना ई पर पावर ई माइनस से, उसी प्रकार से आपका उसी प्रकार से आपका म्यून्स जो है, म्यून्स को दिखाया जाता है म्यू माइनस से, ठीक है। कहता है ये क्या होता है सर, कहता है ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन से 206 गुना, ठीक है, 206 गुना भारी होता है, ठीक है, म्यून। देखो यहाँ पे सभी हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, अभी हमारा फिजिक्स शुरू भी नहीं हुआ। फिजिक्स शुरू होगा आपका तीसरा चौथा चैप्टर से। इसके बाद ये जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर में हम लोग फिजिक्स का और जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ रिलेशन देखेंगे। और जब हमारा फोर्थ चैप्टर आएगा, ठीक है, तब जाके आपका टाइम डिस्टेंस से हमारा चैप्टर फिजिक्स का शुरू होगा। अभी बस हम लोग इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं फिजिक्स का, ठीक है। कहता म्यून्स की अगर हम बात करें तो कहता म्यून्स जो होता है इलेक्ट्रॉन से 206 गुना ज्यादा भारी होता है। उसके बाद है न्यूट्रिनोस, ठीक है, न्यूट्रिनोस। कहता ये क्या होता है सर, कहता इसको हम न्यू से दिखाते हैं, न्यू 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 नहीं न्यू न्यू से दिखाते हैं, जो बिना मास के होता है। इस पर कोई मास नहीं होता न्यूट्रिनो का, ठीक है, बिना मास के होता है, जिसका वजन को हम लगभग कितना मानते हैं जी, कहता जीरो वजन मानते हैं, ठीक है। यानी कि तुम इलेक्ट्रॉन को अगर हल्का मान रहे थे कि इसका वजन बहुत कम है, तो भैया न्यूट्रिनो दम कितना है जी, ये जीरो समझ लो उसको, ठीक है। हल्का क्या, इसका वजन हम लगभग जीरो मानते हैं। अब तुम कहोगे, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर न्यूट्रिनो का मास जीरो है तो ये रुकेगा कैसे। इसका जवाब है ये रुकता ही नहीं है, ये हमेशा लाइट के स्पीड से चलता ही रहता है। न्यूट्रिनो कभी भी रुकता नहीं है। कुछ और भी पार्टिकल्स हैं, हम चाहो तो उसे भी देख सकते हैं। कहता है उसमें कौन है सर, एक है बारियॉन्स। कहता है ये क्या करता है सर, कहता है ये करता क्या है, ढेर सारे पार्टिकल्स है, सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स है। हम लोग एक दो को जान रहे थे, यहाँ पे पार्टिकल्स और पार्टिकल्स निकलता जा रहा था। कहता है ये हैवी पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के जैसा ही, न्यूट्रॉन के जैसा एक हैवी पार्टिकल्स है। इसी प्रकार से है मेसॉन, ठीक है। कहता ये क्या है सर, कहता इंटरमीडिएट मास पार्टिकल्स लाइक प्योन विच मीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स को मीडिएटर के रूप में काम करता है मेसॉन थ्योरी। तुम्हें कई बार टीचर ने पढ़ाया था होगा कि मेसॉन को एक हड्डी की तरह लोग दिखाते हैं, ठीक है। ये हड्डी है जी, और इस हड्डी के लिए दो कुत्ता जो है वो भिड़ा हुआ है। ये हड्डी नहीं रहता, ये दोनों कुत्ते जो हैं वो इसके पास में नहीं रहते, लेकिन इस हड्डी के कारण ही दोनों कुत्ते पास में। तो ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे से इन दोनों का नहीं पट रहा है, पर बीच में तुमने क्या दे दिया, हड्डी दे दिया, जिसके कारण एक दूसरे से चिपका हुआ है। और इसी हड्डी को कहा गया, आप उसने कहा मेसॉन। मेसॉन को ऐसे समझाया जाता है, ठीक है। कई बार तुम्हारे टीचर इसको मेसॉन को समझाते हुए नजर आए होंगे, ठीक है। लेप्टॉन्स, द leptons भी इसी प्रकार से कहता लाइट पार्टिकल्स दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर इंट्रैक्शन। अभी मैंने बताया कि जो जो न्यूक्लियर इंट्रैक्शन से फ्री होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जैसे लाइट पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं लेप्टॉन्स, जिसमें था इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स और न्यूट्रिनोस, ठीक है। इसके अलावा था फोटॉन्स, जिसके बारे में तुम जानते हो पहले से, कहता पार्टिकल्स ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है फोटॉन्स। और एक है ग्रेविटॉन्स, कहता ग्रेविटॉन्स जो भी हाइपोथेटिकल है, ठीक है, जिसके बारे में लगता है कि ऐसा होना कुछ होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो हमारे पास हमारे हाथ में नहीं है। कहता ये क्या है जी, कहता इफ ग्रेविटी हैज अ क्वांटम काउंटर पार्ट इट शुड बी कैरिड बाय अ जीरो मास पार्टिकल्स लाइक द फोटोन। फोटोन के जैसा ही कोई पार्टिकल ऐसा रहा होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा होगा। कहा जाता है कि दो मास है, इसके बीच अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसके बीच फोर्स लग रहा है, तो निश्चित रूप से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ से पार्टिकल इसमें जा रहा है, यहाँ से पार्टिकल इसमें जा रहा है। एक बच्चा 8वां क्लास का बच्चा बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स से दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, ठीक है, ये क्या हम बताए तुमको, एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा उसको बनाया है इसलिए करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जवाब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे का जवाब 8वां क्लास के बच्चे को हम क्या समझा दें, ठीक है। तो उसका जवाब क्या है, तो उसको एक्सप्लेन जो करते हैं साइंटिस्ट लोग, ठीक है, कहता है
ग्रेविटॉन्स नामक पार्टिकल्स होते हैं जो एक्सचेंज होता रहता है, पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहा है, और पार्टिकल एक्सचेंज होने का लेना देना चल रहा है, तुम्हारे दोस्त हो उसके लेन देन चल रहा है तो उसके बीच अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, जो बिजनेस पार्टनर है उसके पैसों का लेन देन चल रहा है तो वो एक दूसरे में क्या रहेगा जी, थोड़ा सा अट्रैक्शन रहेगा, एक प्रकार का खिंचाव रहेगा। ठीक है, इस कारण एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। और यही पार्टिकल को हम बोलते हैं, जो एक्सचेंज यहाँ पे पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है वो कराता है ग्रेविटॉन्स। तो उम्मीद करते हैं ये सारे पार्टिकल्स आपको ठीक है समझ में आ गया होगा, इन पार्टिकल के नेचर भी समझ में आ गया होगा। ऐसे मैंने यहाँ पे टेबल भी दे दिया है, यहाँ पे विशेष रूप से हमको पढ़ना नहीं है, समझ भी नहीं पाएंगे हम इसको, लेकिन फिर भी जो पार्टिकल्स है उसका मास, पार्टिकल्स पर चार्ज, उसका स्टेशनरी जो स्टेंसनेस नंबर है वो कितना होता है और उसके बारे में जानकारी, कौन सा पार्टिकल है, वो सारे यहाँ पे दिया हुआ है। ये टेबल आपकी जानकारी के लिए है, आप चाहे तो इस टेबल से जानकारी ले सकते हैं, बाकी हम डिटेल में इसको बाद में देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। यहाँ भी दिखाया गया है इस डायग्राम में, इस टेबल में भी पार्टिकल, उसका मास, चार्ज और उसका स्टेनलेस नंबर जो है ठीक है वो यहाँ पे इस टेबल में दिया गया है। तो अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, किसकी चर्चा करने वाले हैं? 4 फंडामेंटल फोर्सेस। अब तक हमने देखा कि पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, साइंस के पास 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं। ठीक है, यानी 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, चाहे जितनी भी फोर्सेस का नाम सुन रहे हो तो वो सारे जो है वो इन्हीं 4 फोर्सेस से कहीं ना कहीं से बने हुए हैं। कहता वो 4 फोर्सेस कौन कौन से हैं सर हमारे? ठीक है, वो 4 फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस कौन से हैं? तो कहता पहला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन है? तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में बांध कर रखता है, वो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा है, पहला क्या है जी? क्या चर्चा करते जाते हैं, पहला क्या है जी? कहता पहला है सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कहता स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है सर वो कहाँ पे लगता है? कहता ये सदैव सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, बहुत ही लो रेंज का फोर्स है, थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ेगा ये फोर्स बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के रखने वाला, प्रोटॉन और प्रोटॉन को बांध के रखने वाला, या न्यूट्रॉन को और न्यूट्रॉन को बांध के रखने वाले फोर्स को हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा। ठीक है, दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहता है ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहता है जो चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है, जैसे प्लस माइनस वाला रिपाइल रिपेल करता है, प्लस माइनस वाला जो है वो अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे जो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कहता तीसरा कौन सा फोर्स है सर? कहता तीसरा है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स तो ये क्या है सर कि जो बीटा डीके जैसे इंटरेक्शन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। और अगर हम चौथा की बात करें तो है ग्रेविटी। बेचारा सबसे कमजोर है ग्रेविटी, जो वीकेस्ट फोर्स है लेकिन पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, तुम्हारे भाग्य भविष्य को भी वो कंट्रोल करता है। तुम कब पैदा लिए, कब क्या किए, इससे फर्क पड़ता है कि वैसे मैं बताना भूल गया कि आज रात भर मैं जगे हुए हूँ क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। ठीक है, तो रात से ही पूजा हो रहा है, उसी दौरान मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो सबको सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे थे जो कि बीटा डीके जैसे इंटरेक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके बाद है ग्रेविटी जो वीक फोर्स है लेकिन पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, आपके भाग भविष्य को भी कंट्रोल करता है। आप जानते हो किसी के लिए जो जितना भी ज्योतिष शास्त्र है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आता है कि शनि का दशा चल रहा है, पता नहीं राहु का दशा चल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? सब ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक ठीक है सिर्फ ब्रह्मांड को पकड़ के नहीं रखा है बल्कि आपके भाग्य को भी निर्धारित करता है, तभी ना कुछ है वो, ऐसे थोड़े ना अपने आप। ठीक है, तो ये किस्सा था। अब मजेदार बात देखो कि फोटॉन सिर्फ चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है और उसकी स्ट्रेंथ जो है, अगर हम फोटोन की बात करें तो फोटोन जो है
वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है और उसका जो स्ट्रेंथ है वो 1/137 होता है। लेकिन अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो अगर तुलना करें उसी से तो 10⁻⁻40 तक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी इस पूरे लिस्ट में सबसे कमजोर फोर्स है। ग्रेविटी सबसे कमजोर फोर्स अगर 4 फोर्स में है तो कौन है जी? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स है। यानी कि अगर आपसे पूछ दे सर लिस्ट बताइए कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन, मतलब सबसे इस प्रकार से सीक्वेंस से मैंने बताया, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, और इसके बाद कौन है जी? वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इसके बाद है, और सबसे कमजोर कौन है भाई? तो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे कमजोर फोर्सेस में आता है। ये है लिस्ट एलिमेंट्री इंट्रैक्शन का। फिलहाल तो बस इसे देखिए और मजे लीजिए, भविष्य में हम इसे और भी डिटेल में समझने वाले हैं, एक एक करके अलग अलग चैप्टर में। अब है कि आज के फिजिक्स का हालत क्या है, ठीक है। अब आखिरी में हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक फिजिक्स का हालात कहां तक पहुंचा है। तो अब सवाल उठता है कि हम अपने यूनिवर्स को पूरी तरह से समझ लिया है या नहीं। कहता है कि बिल्कुल नहीं, आज भी न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सारे सवाल अधूरे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स सही है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स का पूरा सच हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। नए नए पार्टिकल मिलते जा रहे हैं, लेकिन इनका कनेक्शन अभी तक एक पहेली बना हुआ है, ठीक है। इसलिए आने वाले समय में हो सकता है कि हमें मैनलिफ की पीरियोडिक टेबल की तरह कोई पीरियोडिक टेबल मिल जाए जो सब कुछ एक्सप्लेन कर दे, सारे पार्टिकल को हम सरिया सरिया के रख पाए, क्योंकि जितने भी पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं न्यूक्लियस से वो सभी जो है वो यूनिक यूनिक प्रॉपर्टीज को रखता है, ठीक है। तो उसको हम किसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते कि ये दोनों एक जैसा है, माने कि किसी प्रकार क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं हम लोग, ये हमारे पास समस्या है। इसलिए आने वाले समय में हो सकता है कि हमें मैनलिफ की पीरियोडिक टेबल की तरह कोई पार्टिकल टेबल मिल जाए जो सब कुछ एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। तब तक के लिए फिजिक्स की इस रहस्यमय दुनिया में बने रहिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए फिजिक्स के धमाके के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। यदि अगर आप क्वांटम फिजिक्स में और डीप जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दिया हुआ होगा, आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्टिकल इंटरेस्टिंग लगा? इतने सारे पार्टिकल हमने पढ़ा इस चैप्टर में, नए नए कुछ क्या बहुत सारे पार्टिकल्स हमने ऐसे पढ़े जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं होगे, ठीक है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा पार्टिकल आपका फेवरेट है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इतने सारे पार्टिकल जो पढ़े हैं उसमें सबसे अच्छा पार्टिकल, सबसे इंटरेस्टिंग पार्टिकल कौन सा लगा, ठीक है। यह हमको आप नीचे कमेंट में आप बताइए। इस तरह की मजेदार फिजिक्स वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।